जिस बात को मानते कि नहीं मानते? हम तो यही मानते इग्नोर करना चाहिए। और वल्गरिटी कहाँ नहीं है हमको बताइए, किस गाने में नहीं है? हर जगह है। एक समय था जब देविका रानी, जिनको दादा साहब फाल्के मिला था, उनके सर से केवल आंचल नीचे यानी पल्लो जो है नीचे गिर गया था, तो सेंसर बोर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि फिल्म पास नहीं होगा, क्योंकि सर पे आंचल नहीं है। आंचल क्या, अब तो पूरे बॉडी पे आंचल नहीं है, तब भी सेंसर बोर्ड उसको पास कर रहा है। क्या नाम उसका, कौन फिल्म है जो खुलेआम रिलीज हुआ, उसका सनी लियोन का जो फिल्म आया था, एक फिल्म आई थी उसका सिंपल। तो हम नहीं जानते आधुनिकता क्या। हम आधुनिकता को, हमको नहीं पता क्या होता आधुनिकता, इस बात हम इस पर डिबेट करने नहीं आए। हम इस पर डिबेट करने नहीं आए। यदि आप वल्गरिटी की बात करेंगे तो गाना आया और उसको अवार्ड मिल गया, पता नहीं कौन अवार्ड देने वाले हैं, कौन अवार्ड लेने वाला है ना। कि क्या जी गुल्ली बॉय, कौन फिल्म था, गल्ली बॉय, उसमें नहीं था कि क्या घंटा ही तो आएगा घंटा लेके जाएगा। उस फिल्म को फिल्म फेयर में अवार्ड मिला, उस गाने को अवार्ड मिला। मनोज मुंशिर गुस्सा हो गए कि भैया ये मेरी जमी, जो गाना गाया मिट्टी वाला है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, उसको नहीं मिला अवार्ड और उसको अवार्ड मिल गया। तो बताइए कि वल्गर कहाँ नहीं है जी, हर जगह है। हमसे ज्यादा वल्गर है, पर हमारी आदत खराब है कि अपने कल्चर को हम दूसते रहते हैं कि मेरा कल्चर खराब है, हमारे यहाँ ऐसे है वैसे है। फिल्म चलाने के लिए आज जो मानसिकता है, ये बिजनेस फिल्म को, अब मान लीजिए घर से लगा के पैसा हम फिल्म बनाए, ठीक है, वो फिल्म न चले, एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिल्म न चले तो पैसा कितना दिन घर से लगा के फिल्म बनाते रहेंगे। आज दर्शक जो है ना, वो देखना भी चाहता है कि जब तक सीटी न बजे, ऐसा सीन ना आए, तो हमें उस सीन को रखना पड़ता अपने बिजनेस पर्पज से, क्योंकि पैसा आएगा तभी हम अगला फिल्म बना पाएंगे। अगर आप आर्ट फिल्म बनाते हैं, आज समाज के समस्याओं को लेकर फिल्म बनाते हैं आप, है ना, ऐसी फिल्में बन रही है, बॉलीवुड में भी बन रही है, हमारा भोजपुरी में भी बन रहा है, सब जगह बन रहा है। पिंक बना, एक मूवी बनी ना पिंक, जो आज की समस्या पर है, पर पिंक जैसी मूवी कितना बन रहा है, कहाँ बन रहा है। अब पिंक और ये पठान, कमाई का तुलना कर लीजिए। पठान में कोई सोशल इंपैक्ट नहीं है, कोई सोशल का चीजें नहीं है, केवल एक्शन टाइप की मूवी है। भैया हम नहीं देखे पठान का, पठान देखने में नहीं गए थे, अब पठान हम नहीं देखे, हम बहुत कम मूवी देखते हैं। पिंक देखे थे, उससे पहले उधर राजनीति गिन लेंगे हाथ पर हमारा फिल्म है। सिनेमा हॉल में जाकर बहुत कम ही फिल्म हम देखे। तो मेरा कहना है कि अपने कल्चर को प्रमोट किया जाए हर स्थिति में, न तो फिर लाइए अपने से फट करिए कि हम भाई भोजपुरी फिल्म बनाने आएंगे। और हम तो भैया केवल हम ये नहीं कहते कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खराब चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वो जो गाना गा रहा है गंदा गंदा, उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा। पर ये कहता हूँ चलो भाई, 4 को गंदा पे को अच्छा भी आ रहा है, तो भोजपुरी कम से कम आगे तो बढ़ रहा है। आज भोजपुरी में कमेंट्री हो रहा है, नहीं आज आईपीएल का कमेंट्री चल रहा है, सबको भैया लगा के बोल रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम सीखेंगे आज नदियों का कार्य और नदी द्वारा बनाया गया स्थलाकृति। अच्छा, क्लास में जो मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, डाउट कुछ भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पढ़ाई के संबंध में, क्लास के संबंध में, सिलेबस के संबंध में, और कैसे पढ़ना चाहिए। अगर ये पूछना चाह रहे हैं तो क्लास खत्म होगा तो आप कहिएगा तो हम यहीं रुक जाएंगे, या आप ऑफिस में चलेंगे, वहाँ आराम से आपको बताएंगे यदि आपको क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये मंच पढ़ाने का है, एक टॉपिक समझाने का है, ठीक है। तो पढ़िए, मन लगा, रेगुलर रहिए। आप लोग क्लास में गैप मत कीजिए, मेरा आपसे आग्रह है कि विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। यदि आप पटना में डेरा लेकर, रूम लेकर के पढ़ने आए हैं और उसके बाद आपको कोई काम आ जा रहा है पढ़ाई को छोड़कर, इसका मतलब कि आप सीरियस नहीं हो पा रहे हैं पढ़ाई के प्रति। आप पढ़ने आए ही नहीं है, कोई और काम के लिए आए हैं। सच तो यही है। अगर मान लीजिए पिताजी कह रहे हैं कोई गांव से जा रहा है, उनका आदेश है, उसको रिसीव कर लेना, तो पहले तो पिताजी से बोलेंगे उसी समय मेरा क्लास है, क्लास छोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो माता पिताजी तो कभी आपको जिद नहीं करेंगे बेटा तुम उस क्लास को छोड़कर उनको रिसीव करने जाओ, एकदम क्लियर बात है।
तो एक यही बात है कि माता पिता का आदेश हमें फॉलो करना है। कोई इमरजेंसी है तो उसमें तो जाना ही है, लेकिन अगर सामान्य रूप से आप क्लास नहीं आते कि माथा में दर्द है थोड़ा सा तो ना जाएंगे क्लास, है ना। आज जाना है शॉपिंग करने तो ना जाएंगे क्लास, आज पार्टी करना है मित्रों के साथ तो नहीं जाएंगे क्लास, किसी से मिलने जाना है तो मिलना इंपॉर्टेंट है लेकिन क्लास नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ गलत है। आप रेगुलर रहिए क्लास में। हम ऐसा भी तो नहीं है कि एकदम फालतू बात बताते हैं खाली। ये जो कल्चर पे इतना बात बोले हम, ये निबंध में आएगा। बिहारी कल्चर बोले हैं अध्यक्ष महोदय कि हम बिहारी कल्चर, बिहारी अस्मिता पर क्वेश्चन पूछेंगे निबंध में, तो ये सब बात आपको आएगा। वहाँ निगेटिव नहीं बोलना है अपने भोजपुरी के बारे में, वहाँ मैथिली के बारे में निगेटिव नहीं बोलना है। वहाँ बोलना है कि हमारा कल्चर भिखारी ठाकुर के ज़माने से रीच रहा है भोजपुरी का, है ना। इसमें आज के कलाकार ये सब हैं, आज के रचनाकार ये सब हैं, लेते हुए आगे बढ़ना है। जो मिठास हमारे भोजपुरी और मैथिली और मगही में है, अंगिका में है, वो मिठास पूरे भारत के किसी भाषा में देखने को नहीं मिलती है। जो अदब है ना, इस अदब के कायल कुछ एग्जाम्पल है विदेश का, तो बोलिए कि इस तरह के लोग थे। कहने का मतलब है कि अपनी तारीफ ही करना है, हाँ, लेकिन उसको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। निबंध में आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है। बोलना है कि इन सब के बावजूद कुछ आरोप भी लगते हैं। ये कुछ संगीत या कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो समाज में दिखाया फिल्माया नहीं जा सकता। परिवार के साथ बैठकर, माता पिता के साथ बैठकर न उनको सुन सकते हैं न उनको देख सकते हैं। ये कमियां हैं, लेकिन इन कमियों पर धीरे धीरे कार्य हो रहा है। समाज इस पर, जागरूक समाज इस बात पर सोच रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से मतलब उसको ऐसे करना है क्रिटिसाइज कि वो क्रिटिसिज्म ना लगे, बल्कि लगे कि हाँ कुछ चीज़ें आ गई हैं आज आधुनिकता के और बिजनेस के, व्यवसाय के उस प्रभाव के कारण। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी ये भाषा, हमारी ये संस्कृति पूरे विश्व में अद्वितीय है ना। तो ये सब चीज़ें आराम से लिखा जा सकता है। निबंध बहुत ईजी है, बस दिक्कत है कि हम एक भी निबंध अभी तक नहीं लिखे हैं। 4-5 को निबंध लिख दीजिएगा ना तो अपने आप आइडिया आने लगता है। 5-6 निबंध जिस दिन लिख दिए ऐसे आप अपने मन से कुछ भी टॉपिक लेकर, टॉपिक तो लेना क्या है। बीपीएससी मेंस में पहले भी हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर होता था, उसमें भी 5 निबंध पूछते थे जिसमें से किसी एक पर लिखना होता था। तो हर साल 5 को निबंध तो बीपीएससी खुद दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि 10 साल का बीपीएससी का पेपर निकालेंगे तो 50 निबंध मिल जाएगा। अब 50 निबंध में से 7-8 को निबंध लिखिए, 50 क्या कोई दिक्कत है भाई। 50 निबंध में से 5-7 को निबंध लिखिए, उसके बाद आप खुदे आके बोलिएगा कि सर लिख लेंगे। अब लिखा जाता है, शुरुआत नहीं की इसलिए दिक्कत होता है क्या लिखे, कहाँ से लिखे। एक वो लिखिएगा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, दूसरा का थोड़ा कम गड़बड़ होगा, तीसरा और कम गड़बड़ होगा, 10वां तक जाते जाते बहुत कम गड़बड़ होगा। और फिर उसको छोड़ना नहीं है। जैसे फिजिकल होता है ना, दौड़ अगर छोड़ दिए, दौड़ कर रहे थे पूरा बढ़िया दौड़ आपका था और एकाएक दौड़ आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया 1 महीने, तो फिर 0 पे आ जाएंगे। दौड़ का नेचर है, रनिंग का नेचर, रनिंग यदि आपका बना हुआ है 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर मान लीजिए बना हुआ है और उसको छोड़ दीजिए 2 महीना, फिर वो 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात होता है राइटिंग स्किल में भी कि आप अगर छोड़ दिए तो फिर वो 0 पे आ जाता है, तो उसको फिर बनाना पड़ता है। तो छोड़ना नहीं है, रोज वो निबंध लिख देना है। आप अपने विचारे लिखिए ना। जैसे मान लीजिए कि अभी भारत में चल रहा है एनकाउंटर का मुद्दा चल रहा है ना जी, न्यायपालिका की क्या औचित्य है, आज न्यायपालिका क्या रह गई है, एनकाउंटर होने के बाद भी न्यायपालिका एक्शन में नहीं आ रही है। मान लीजिए ऐसा कुछ निबंध है तो आप उसको लिख दीजिए, उस पर एनकाउंटर पे आपके अपने विचार के, अपने विचारे लिखिए ना। ब्लॉग लिखता है आदमी, ब्लॉग लिखने का कुछ लिखता है देश दुनिया के बारे में, छोटे छोटे ब्लॉग। आप ब्लॉग टाइप का ही 50 वर्ड 100 वर्ड में रोज की घटनाक्रम सर्च कीजिए यूट्यूब में जाकर के, गूगल में जाकर के, आज क्या हुआ है पूरे दुनिया में। या न्यूज़पेपर आप लेते हो तो उसमें देखिए क्या घटना घटी है आज, उस पर अपने विचार आप 100 वर्ड में रोज लिखिए ना। आप 1 महीना के बाद पाएंगे कि आपके विचार इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको निबंध में कोई हरा नहीं सकता। एक तो ये बात होता है। दूसरी बात, आपके हर्षई दीर्घई में जो गलती होती है, जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है हिंदी में, वो गलती होना कम हो जाएगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लिखने से लगातार 1-1 वर्ड 2-2 वर्ड रोज इंप्रूव होता है। इसका कोई टेक्निक नहीं है। अगर कोई ह्रस्व लिखा जा रहा है, कोई दीर्घ लिखा जा रहा है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे अंग्रेजी में मान लीजिए कि अंग्रेजी में एप्पल का स्पेलिंग है APPLE, तो ये याद किए हैं आप, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ा ना है। वैसे हिंदी में भी जो स्पेलिंग है उसको भी याद करना होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि दम दबाव दे के बोलिए तो दीर्घाई होगा, और अगर हल्का बोलिए तो ह्रस्व होगा। तो कोई बोलने ना आएगा, जब आपको लिखना है वहाँ
बोल के लिखवाएगा तब ना करेंगे। अब मान लीजिए कि बोलियों के लिखवा रहे हैं और आपको महसूस हुआ कि हम हल्के बोले हैं, तो फिर तो इसलिए भाई लिखिए रोज। अगर आप कमीशन में अधिकारी बनना चाहते हैं कि आपका गेट कोई आदमी खोले और बैठे, आप चाहते हैं ना भाई, आप क्यों आए हैं? इसलिए ना खाली पैसा कमाने थोड़ा ना है। कोई गेट खोले, हम गाड़ी में इन करें, गार्ड एक पीछे पीछे चले, फाइल लेकर के, एक पगड़ी बांधा हुआ आदमी डीएम के पीछे भी चलता है ना, इससे पट्टी लगा करके, तो वो बनना चाहते हैं तो कोई भी बन सकता है। यहाँ पर सब बच्चा में कैपेसिटी है बनने का, लेकिन दिक्कत है कि हम लोग याद रखिए लिखना इंपॉर्टेंट है। कमीशन की तैयारी के लिए पढ़िए, चाहे जितना लिखिए खूब। 10 घंटा पढ़िए तो 3-4 घंटा लिखिए जरूर। अगर आप 10 घंटे की रूटीन बनाते हैं तो 6 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा रोज लिखिए, ठीक है ना। और अखबार फॉलो कीजिए, बस यही है। तो रोज लिखना शुरू कीजिए, अपने विचार ही लिखिए ना भाई। 25-30 दिन तक अपना विचार ही लिखो। जाओ निबंध हटाओ भरा, तुम गुस्सा के लिखो अपना विचार। बताइए कोई मतलब है जी? किसी अपराधी को दिन दहाड़े एनकाउंटर कर देंगे आप? मान लीजिए एनकाउंटर आप सही मानते हैं तो लिखिए पक्ष में, बहुत बढ़िया हुआ। अपराधी का मुंह बहुत बड़ा, कोर्ट में घुमा घुमा के खाना खिलाना है, पोसना है उसको, मार दिया ठीक है किया। तो जे मर आपको मन में आता है ना सब लिखिए। हम नहीं कहते आप पक्ष में लिखिए, विपक्ष में लिखिए, योगी जी के पक्ष में लिख दीजिए, इनमें दिक्कत क्या है? लिखना जरूरी है। चलिए तो हम लोग आते हैं नदी निर्मित स्थलाकृतियां, रिवर टोपोग्राफी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर टोपोग्राफी। रिवर टोपोग्राफी इसलिए बना दिया हूं, पीपीटी ला दिया हूं आप लोगों को, ताकि ये मेरा काम का बहुत कम है, हम तो इसी बताएंगे आपको। रिवर टोपोग्राफी, रिवर टोपोग्राफी, और रोज ही बात हम समझाते हैं, जितना बात समझाते हैं रोजे समझाते हैं, लेकिन पता ना कितना अमल हो रहा है। अमल हो रहा है ना, तो करिए था ना। 2 साल बाद हमरो अपना गाड़ी में घुमा दीजिएगा। मान लीजिए आप लोग का गाड़ी आएगा, हम रास्ता में पैदल जा रहे हैं कहीं, और आप एसडीएम पटने सदर में एसडीएम आप हैं, तो चिन्ह पहचान लीजिए, गाड़ी रोक दीजिए, सर आइए बैठिए साथ में चलते हैं, कुछ खिलाते हैं आपको, पहुंचा देते हैं। कहाँ जाना है आपको सर? हैं? आज जिस शहर में रहिएगा, मान लीजिए पटना में तो घर है अपना, लेकिन मान लीजिए आप रहते हैं, आप पटना सदर के नहीं, सीतामढ़ी सदर के एसडीएम हैं, तो सर्किट हाउस में अपना रहने का जुगाड़ कर दीजिएगा ना भाई। हम जैसे पहुंचे वहाँ फोन किए, देखो कुछ, तो ठीक है सर, खाना पीना से लेके सर्किट हाउस में एक रूम आपका कमरा बुक है सर, जाइए। तो अपना फायदा है वहाँ। इतना हो जाए, अगर 100 गो एसडीएम बन जाए, 100 गो डीएसपी बन जाए, तो हम अधिकारी नहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उस शहर में जाएंगे अधिकारी वाला फैसिलिटी मिलेगा हमको। 4-5 गो क्या और हवा पानी बांध के ले जाएंगे, चलो ना जी, अपना राज है वहाँ, सबको सर्किट हाउस में ठहराएंगे, टेंशन मत लो। तू लोग अपने गांव में आकर बोले भाई इनका बात ऊपर तक पहुंच है, तो आप लोग बनिएगा तभी नहीं सब होगा। खाली खाबे दिखाते रह जाएंगे, खाबे देखते रह जाएंगे। क्या? हाँ, ऊपर से आदेश है। चलिए तो हम शुभकामना देते हैं आपको, पूरी आशीर्वाद देते हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत मिले, आप इतनी पढ़ाई करें कि टॉप रैंक में आप लोग आए। चलिए तो भैया, नदी जिस प्रकार इंसानों का जीवन होता है, सिर्फ सुनिए कलम को पिछोड़ के, जिस प्रकार इंसानों का जीवन होता है उसी प्रकार नदी का भी जीवन होता है। जैसे हम बच्चा यानी बाल्यावस्था में होते हैं, जैसे हम युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे हम बुजुर्गावस्था में पहुंच जाते हैं, नदियां भी अपनी 3 अवस्थाओं से गुजरती है। नदियां भी अपनी 3 अवस्थाओं से जब वो निकलती है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो उसके बाद हमारा बाल्यावस्था शुरू होता है। एक लिमिट होता है जब हम बाल्यावस्था युवावस्था के बीच में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, टीन एज। बचा लो बच्चों को, टीन एज में अगर संभल गया, टीन पार कर गया अगर ठीक से, हालांकि बात उतना सत्य नहीं है, हम कभी कभी 50 के पार भी बिगड़ते देखे हैं लोगों को। हमने 50 के पार जाने के बाद भी बिगड़ते हुए लोगों को मैंने देखा है अपने आंखों से। मेरे नजर में कई एग्जाम्पल है। वो तो 60 के बाद बिगड़े जी, जब इस पर बात नहीं करना। मतलब बाल्यावस्था, उसके बाद युवा अवस्था यानी चाइल्ड स्टेज, यूथ स्टेज, और तीसरा ओल्ड स्टेज। उसी प्रकार नदियों का भी 3 स्टेज होता है।
नदी जब निकलती है पहाड़ से तो उसका स्टेज होता है बाल्यावस्था में होती है वो, और जब वो मैदान में आ जाती है पहाड़ से बाहर निकलकर तो मेच्योर हो जाती है। मेच्योर स्टेज भी उसको बोलते हैं, या फिर उसको युवा अवस्था, यूथ स्टेज बोलते हैं। और जब यूथ स्टेज को छोड़कर नदियां बिल्कुल समुद्र के पास जाती है तो होती है बुजुर्गावस्था में, यानी वृद्धावस्था में, यानी ओल्ड स्टेज में। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हम लोग तोड़ फोड़ का काम करते हैं, नहीं जो मिल गया उसको उठा के पानी में डाल देते हैं। सामने मोबाइल मिला, पानी में, जो मिला पानी में। जब तक दौड़ेंगे आप, रोक रोक करेंगे, तब तक वो पानी में डाल चुका है। तो 4 थप्पड़ मारेंगे, रोएगा चिल्ला के, चॉकलेट दिखाएंगे, चुप हो जाएगा। वैसे नदियां भी बाल्यावस्था में होती है तो तोड़ फोड़ का काम करती है। आप सभी जानते हैं कि नदी जहां से निकलती है पहाड़ से, वहां पहाड़ का स्लोप खड़ा होता है, स्टीप स्लोप। पहाड़ का स्लोप कैसा होता है बच्चों? स्टीप स्लोप होता है पहाड़ का, और स्टीप स्लोप के कारण नदी का वेग बहुत ज्यादा होता है। जैसे बच्चा पहली बार दौड़ना शुरू करे, चलना शुरू करे तो चलता नहीं है, वो दौड़ता है, धड़ाम से गिर जाता है ऐसे, और जोर से रोया, फिर तुरंत चॉकलेट दिखाइए, चुप, वो मजबूत होता रहता है गिर गिर के। तो ऐसी नदियां भी, जैसे बच्चों का भी स्लोप तगड़ा रहता है जब चलना शुरू करता है, वैसे नदियों का भी पहाड़ में स्लोप ज्यादा है, जिससे नदियों का स्पीड ज्यादा होती है। नदी का नेचर होता है कि जब नदियां बहुत तेज गति से दौड़ती है तो अपने किनारों का कटाव नहीं करती, अपने तली का कटाव करती है। याद रखिएगा, नदी का स्पीड जब बहुत ज्यादा हो तो नदियां अपने किनारों का कटाव नहीं करती, बल्कि अपने तली का कटाव करती है। बच्चा दौड़ता है तो अगल बगल देखता है जी? नहीं देखता। वैसे नदियां भी अगल बगल को नहीं देखती, जो सामने मिलता है उसी को तोड़ने फोड़ने और काटने का काम करती है। लेकिन जब नदी मैदान में आती है, यूथ स्टेज में आती है, तो मैदान में आने के बाद स्लोप एकाएक कम हो गया। मैदान में पहाड़ वाला स्लोप रहेगा, स्लोप माने ढाल, स्लोप माने हिंदी वाले बच्चे मत करने, पता नहीं स्लोप स्लोप क्या कहे जा रहे हैं। स्लोप माने ढाल, ढाल जो होगा मैदान में कम हो जाएगा। और मैदान में जब ढाल कम हो जाएगा बच्चों, उस पंखा को बंद कर दीजिए, आवाज कर रहा है ज्यादा, उसको आप बंद ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए कितनी शांति है। तो मैं कह रहा हूं आपको कि पर्वत में ढाल तेज है, खड़ा ढाल है, स्टीप स्लोप है, इसलिए नदियां तेज चलती हैं। नदियां तेज चलती हैं तो अपने तली को काटती हैं, किनारों को नहीं काटती। लेकिन जब नदियां मैदान में आती है तो तली को नहीं काटती, तली को कम काटती है, किनारों को ज्यादा काटती है। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फूफा, मामा, चाचा सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। चचेरा, ममेरा, फुफेरा सबको साथ में लेके चलते हैं। नहीं जी, जब बड़े हो जाते हैं, बच्चा होते तो आपको पता नहीं चलता, कोई जिम्मेवारी नहीं, हम अपने को लेके चलेंगे, हम ज्यादा परवाह नहीं करते किसी दुनिया का। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं यूथ स्टेज में, हमारे अंदर एक परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो हम सब को लेके चलते हैं। इसी नदियां भी क्या करती है, अपने तली को काटना छोड़ देती है और किनारों को काटना शुरू कर देती है। मतलब हम कंपेयर इसलिए करें कि ताकि आपको याद रहे बात। तो नदी जब पहाड़ों में होती तो स्पीड क्या होता है, तेज। स्पीड नदी का तेज होता है तो क्या करता है, किनारों को नहीं काटती, तली को काटती है। इसीलिए पहाड़ों में नदियां गहरी होती है, इसीलिए पहाड़ों में नदियां गहरी होती है लेकिन चौड़ी नहीं होती। पहाड़ों में नदियां गहरी होती है लेकिन चौड़ी नहीं होती। लेकिन मैदानी क्षेत्र में नदियां चौड़ी होती है लेकिन गहरी नहीं होती। समझ में आ रहा है बात भाई? पर्वत में नदी तेज होगी, स्लोप ज्यादा होने के कारण, स्लोप स्टीप होने के कारण, इसलिए नदियां अपने तली को काटेगी। और तली को काटेगी तो क्या करेगी, गहराई बढ़ाएगी, लेकिन किनारों को चौड़ा नहीं करेगी। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में नदियां गहरी होती है लेकिन उतनी चौड़ी नहीं होती। आप देखोगे गंगोत्री में एक छलांग में गंगा जी पार हो जाएंगे, ऐसा आपने देखा होगा, लगता होगा देख करके। ऋषिकेश तक गंगा उतनी चौड़ी नहीं है। हरिद्वार में जब गंगा मैदान में आ जाती है तो गंगा की चौड़ाई बढ़ने लगता है। सहारनपुर से आगे, मेरठ से आगे बढ़िएगा तो कानपुर में आइए, गंगा और चौड़ी हो गई। आ जाइए इलाहाबाद, और चौड़ी। आ जाइए पटना, गंगा और चौड़ी। गंगा जितनी चौड़ी पटना में है उतनी गहरी है क्या? चौड़ाई को माप लीजिए और गहराई को मापिए, आधा भी, चौड़ाई के आधा भी गहरी गंगा पटना में नहीं है। यानी मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने तली को काटना लगभग बंद कर देती है और किनारों को काटती रहती है, जिससे चौड़ाई बढ़ता है। ये बात दो समझ में आया? नदी जो चीज काटती है उसे ढोकर ले भी जाती है, और जहां स्पीड कम हो जाता, ताकत नहीं रहता ढोने का,
वहां उसे क्या कर देती है, जमा कर देती। जहां तक नदी में ताकत है, काटा हुआ मटेरियल को ढो के ले जाती है, और ताकत जहां खत्म वहीं पर डिपॉजिट कर देती है उसको। तो नदी अगर कार्य पूछा जाए, नदी तो अवस्था ना हो गया तीन गो, कि बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। नदियां अपने तीनों अवस्था में तीनों काम करती है, तीन कार्य करती है नदियां। नदी का कार्य कितने हैं, तीन एक्शन है। पहला कार्य है अपर्दन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इरोजन। नदियां जब काट छांट का काम करती है, चाहे वो तली का काट छांट का काम करे या किनारों को काटे, किसी को भी काटे, उसको बोलते हैं अपर्दन, है ना। या सिंपल भाषा में कटाव, कटाव का कार्य नहीं, लेकिन भूगोल की भाषा में अपर्दन, अंग्रेजी में इरोजन। क्लियर है। लेकिन जब नदी काटती है तो जहां स्पीड कम होगा उन मटेरियल को जमा करती है, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, यानी निक्षेपन। वैसे सामान्य भाषा में जमाओ। तो नदी कटाव का कार्य करती है, और काटे हुए मटेरियल को जब ढोती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, जब काटा हुआ मटेरियल ढोएगी नदियां तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। यानी नदियां तीन तरह के कार्य करती है, पहले काटने का, फिर ढोने का, और फिर जमा करने का। तो नदी के कितने कार्य, तीन। कौन कौन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। हिंदी में अपर्दन, परिवहन, निक्षेपन। बट अगर नहीं समझ में तो लिखो कटाओ, धुलाई और जमाओ। नहीं आ रहा समझ में, बात हो गई। ये तीनों कार्य नदियां तीनों अवस्था में कर लेती है। अब सर बाल्यावस्था में हम लोग तो खर्चा करना ही जानते हैं, जमा करना कहाँ जानते हैं। अब कह रहे तीनों काम नदी तीनों अवस्था में करती है, तो बाल्यावस्था में कहाँ कोई जमा करते हैं हम लोग पैसा वैसा, ना किसी जमा करते हैं। मिट्टी का बैंक ना होता है, वो में हम लोग पैसा रखते हैं कि दिवाली में पटाखा खरीदेंगे। नहीं, पड़ाका, हमारे क्या बोलते पटाखा को, पड़ाका, पड़ाका खरीदेंगे नहीं। या फिर होली में फुचकारी खरीदा जाएगा। बचपन में क्या करता, मिट्टी के बैंक होता था ना जी, गुल्लक, है ना। तो गुल्लक योजना, सोचिए हमसे ज्यादा बच्चे होशियार हैं, सेविंग सीखते हैं वो। एक बार उनको आदत लगा दीजिए, एक एक 2 रुपया लेगा, जमा कर देगा। रिलेटिव आया हुआ है तो बड़ा एकदम गौर से देख रहा है कि जाएंगे तो दे के जाएंगे कुछ, इसको भी डाल देना है बैंक में, है ना। अब बड़ा गर्व महसूस करता है बच्चा जब गार्जियन बोलता है कि अभी काम में तू दे दो, बाद में तुमको दे देंगे। तो ऐसा लगता है जैसे मदद कर रहे हैं गार्जियन को। और रियल में वो एक मदद भी होता है कभी कभी। कभी कभी वो गुल्लक जो है ना, मदद करने का भी काम कर देता है। नहीं हुआ जैसे महिलाएं चुरा चुरा के पैसा रखती थी पति से, तो ये कोरोना काल में जो है ना, नोटबंदी तो वो पैसा पकड़ाया, फिर कहाँ कहाँ लुकाई हुई है। पति को दी कि चेंज करवा दीजिए, बड़ा मुश्किल है। देख रही थी कि किसी तरह से कोई कर दे काम ये, पर कोई तैयार ना हुआ, अंतिम में पकड़ा गई। खैर लेकिन अच्छा हुआ जो भी हुआ। लेकिन महिलाएं बहुत फेवर, पहले के महिला की बात थी, अब की महिलाएं पैसा जमा करती तो अपने पति के लिए, अपना बेटा के लिए। न तो पहले अगर घर का लड़का आईएएस की तैयारी करने दिल्ली जा रहा है तो चाची, मम्मी, जितना लोग थे सब अपना ज्वेलरी निकाल कर दे देते थे कि बाबू के आईएएस बनने जा रहे हैं, बेटी के घर में शादी है। यहाँ तो अब की महिलाएं ज्वेलरी पर बैठ जाती हैं एकदम सांप की तरह कि मेरा ज्वेलरी छू दिया, घर की इज्जत कम ठेका लिए हैं क्या, ये मेरे नाम का बना था ज्वेलरी, मेरा बाप पैसा दिया था, उसी पैसे का तुम लोग बनवाए हो, हम क्यों दे, तुम्हारे घर का ठेका लेके हम आए थे। अब 90% यही स्थिति घर की है। अब आपको बेटी के शादी में, आपको पढ़ाई में, आपका चचेरा मचेरा आपको मदद करने से रहा है ना। अब पहले महिलाएं जमा करती थी तो पूरे परिवार के लिए वो SLR काम आता था, उसका नाम है SLR, बैंक में होता है ना जी, SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। RBI कहता है कि महाराज डूबिएगा तो हमारे छाती पे बैठिएगा आके, आप अपने पास भी कुछ परसेंटेज रखिए, चाहे ज्वेलरी के रूप में रखिए, चाहे जैसे रखना है रखिए, लेकिन उतना प्रतिशत आपको अपने बैंकों में रखना पड़ेगा, ताकि डूबिएगा तो हमारे माथा पाके गिर मत जाइएगा, उस पैसा से काम चला लीजिएगा। उसको बोलते थे SLR। वो काम घर में महिलाएं करती थी SLR वाला, वो रखी रहती थी, बताती नहीं थी पति किसी कीमत पर। लेकिन जब पति एकदम चला जाए, घर चला जाए एकदम उस स्थिति में कि अब डूब जाएगा, तब वो अपना निकालती थी कि लीजिए रखिए। अब हम वैल्यू नहीं देते थे बात का, हम न रहते तो डूबिए जाते। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब तक छू दीजिएगा, हमारा बाप दहेज दिया था, उसी का ज्वेलरी आप बनवाए हैं, घर से बनवाए हैं क्या, सबको निकाल देंगे घर से बाहर, हम दहेज पे केसो कर देंगे। नहीं जी, जो दहेज मिलता है उसका 50% लोग तो ज्वेलरी बनवा देते हैं,
है ना, वो देखा जाता है। और तो इसीलिए वो सोचती कि मेरे भाई हमारे घर का है, काहे बेच दीजिएगा, जाने दीजिए इस बात को। तो भैया लड़का लोग भी गुल्लक में जमा करता है, वैसी नदी भी बाल्यावस्था में जमाव का काम करती है। अब बेचारे के पास चलने का औकात रहेगा तब ना। बड़का बड़का चट्टान उखाड़ लिए, पहाड़ में जब तेज चल रही थी नदियां तो तली को काट रही थी, खाली छोटा छोटा चट्टान को नहीं काट रही थी, बड़ा बड़ा चट्टान को काट रही थी, उखाड़ रही थी। बाल्यावस्था में तेज होने के कारण वो जब चट्टानों को उखाड़ दिया, पहाड़ से नदियां आ रही थी तो बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ कर ले आ रही थी, बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ कर ला रही थी। लेकिन जैसी नदी पहाड़ के बाहर निकली, अब एक बार चट्टान उखड़ा तो अपने आप भी लुढ़केगा, स्लोप है, एक बार उखड़ा तो अपने आप भी लुढ़केगा, और नदी भी धक्का दे ही रही है। तो लुढ़कते पुढ़कते पर्वत के बाहर आती है, नदियां पहाड़ पर्वत के बाहर आती है, तो इन चट्टानों को पहाड़ से बाहर आने के बाद ढो नहीं पाती, जिसके कारण क्या करती है, जैसे ही पहाड़ से बाहर आती है उन बड़े चट्टानों को वहीं पर्वत के पैर के पास क्या कर देती है, जमा कर देती है। होगा ऐसा, नदी जब पहाड़ में है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, स्लोप भी है, एक बार चट्टान उखड़ा तो अपने आप लुढ़कते हुए पर्वत के बाहर आएगा, पर्वत के बाहर आएगा और क्या कर देगा, जैसी पर्वत से बाहर आया अब नदी का न तो स्लोप रह गया न तो नदी का स्पीड रह गया। ऐसे में उन बड़े चट्टानों को नदियां क्या कर देगी, पर्वत के बाहर में जमा कर देगी, है ना। तो जमा करने का काम हुआ बाल्यावस्था में, पर ढोने का काम भी हुआ, काटने का काम भी हुआ और जमा करने का काम भी हुआ, है ना। इसी बहाने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी आप सीख लिए कि एसएलआर क्या होता है। जिंदगी में एसएलआर कभी नहीं भूलिएगा, नहीं भूल जाइएगा, पूरा इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स तो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है ना जी। तो पूरा इकोनॉमी और फिजिक्स दुइयों का विषय ऐसा है जो जिसको आप बहुत इजी बना के पढ़ सकते हैं अच्छे से, जिसके बाद पढ़ लेंगे तो कभी भूलिएगा नहीं। एक फिजिक्स है, दूसरा इकोनॉमिक्स, जिसको एकदम लाइफ से जोड़ सकते हैं आप। समझ गए बात। तो क्या बनेगा, इस बात की बात है। तो नदियां तीनों अवस्था में तीन कार्य करती है। कौन कौन बोलिए, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और, हाँ, तीन अवस्था कौन कौन है भैया, तो चाइल्ड स्टेज, यूथ स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, तीन अवस्थाएं और तीन कार्य है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या फोटो में निकल गया। हाँ, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदी की अवस्था सामने दिया है, ठीक है। ये प्रवाहावस्था लिख दिया, युवा अवस्था को, कोई बात नहीं है, तीन अवस्था है। युवा अवस्था ये सब डेफिनेशन है। नदी का प्रवणता मतलब ढाल हो गया। हाँ, क्या बनेगा, नदी अपने युवा अवस्था, मतलब ये इसको कर दीजिए आप, इसको कर लेंगे आप बाल्यावस्था, मैच्योर स्टेज को नहीं मान रहे हम, ठीक है। बाल्यावस्था, नदी अपने बाल्यावस्था में क्या बनाएगी, हम लोग आ जाते हैं बोर्ड पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नदी अपने बाल्यावस्था में किस चीज का निर्माण करेगी, युवा अवस्था यानी कि मैच्योर स्टेज में किसका निर्माण करेगी, और ओल्ड स्टेज में किसका निर्माण करेगी। तो भाई नोट करना है, पहले लिख देना है यूथ स्टेज, यानी कि बाल्यावस्था में या चाइल्ड स्टेज में। बाल्यावस्था यानी जब नदी कहाँ है, पहाड़ में है। क्लियर है ना यहाँ तक। जब नदी पहाड़ में है तो किस अवस्था में है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में नदी क्या क्या बनाएगी, पहले उसका लिस्ट बना लेते हैं। नंबर वन लिखिए, वी आकार की घाटी, अंग्रेजी भी लिखेंगे, वी आकार की घाटी बनाएगी नदियां, वी शेप वैली, वी शेप वैली बनाएगी। नदी क्या बनाएगी, पहाड़ में। जब नदी पहाड़ में होगी तो क्या क्या बनाएगी वही बता रहा हूं। नदियां जब पर्वत में होगी तो क्या क्या बनाएगी, वी शेप वैली। दूसरा गॉर्ज, क्या बनाएगी, गॉर्ज। तीसरा क्या बनाएगी, कैनियन। कैनियन होता है, क्या बनाएगी, एक सेकेंड, यहां देखिए, वी आकार की घाटी गॉर्ज, जो आई आकार की घाटी इसी को कैनियन कहते हैं। आई आकार की घाटी को ही क्या बोलते हैं, कैनियन कहते हैं। क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको कैनियन, कैनियन क्या होता है बताएंगे अभी तुरंत। चौथा ये
इसके बाद बनेगा क्षिप्रिका, रैपिड्स, रैपिड्स। उसके बाद बनेगा वाटरफॉल, वाटरफॉल, जलप्रपात। उसके बाद क्या बनेगा? पॉट होल, अवनमन कुंड, अवनमन कुंड। उसके बाद क्या बनेगा? सब बाल्यावस्था में सब बनेगा, रटना नहीं पड़ेगा, सबका फोटो बना के बताएंगे। इसके बाद क्या बनेगा? जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, एलुवियल फैन, एलुवियल फैन। उसके बाद क्या बनेगा? जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु, एलुवियल कोन। इतना चीज बनेगा, नोट कर लीजिए। अब बारी बारी से हमको बताते जाइएगा, हम फोटो बनाते जाएंगे। 5वां नंबर है वाटरफॉल, उसके नीचे पॉट होल, पॉट होल। जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी कॉपी खूबसूरत दिखेगा, तो खूब फोटो बनेगा इसमें। इस चैप्टर में अगर उल्टाएगा कॉपी ना, और जो लड़का शानदार फोटो बनाता होगा उसकी तो बात ही अलग है। इस चैप्टर में फोटो खूब बनेगा। नहीं, हम भूगोल के आदमी हैं, हम हवा का भी फोटो बना देते हैं। नहीं जी, जिसका कोई आकार नहीं उसका भी चित्र हम लोग बना देते हैं। इसलिए ज़्यादा उड़िएगा मत आप लोग, पानी हवा सब का फोटो हम लोग बनाते हैं। नहीं जी, इसलिए आप लोग ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिए। बन गया, लिखा गया, लिख लिए। चलिए, नदी जब पहाड़ों में होती है तो अपने तली को काटती है, किनारों को नहीं काटती है। सुनिए, ध्यान दीजिए, नदी पहाड़, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, नदी ऐसे आ रही है तो अपने क्या करते हैं? तली को काटते, नीचे को काटती है, किनारों को काटना बंद कर देती है। तो नीचे की ओर काटती जाएगी नदी तो ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे फैलता जाएगा। ऊपर से पहाड़ से नीचे देखेंगे तो पहाड़ का हिस्सा चौड़ा दिखेगा, और नीचे आते आते क्या दिखेगा आपको? गहरी संकीर्ण नदी दिखेगी आपको, ऐसा दिखेगा ना। और अगर आप नदी के बीच में खड़ा हो जाइए नाव पर या किसी पर, हालांकि धारा इतना तेज ही खड़ा होने देगा नहीं, मान लीजिए आप खड़े हो गए जबरदस्ती, और एक लाइन खींचिए इस पहाड़ से नीचे, और एक लाइन खींचिए इस पहाड़ से नीचे, तो जो प्रोफाइल पिक्चर बनेगा, पीपी और डीपी जो भी है, वो प्रोफाइल पिक्चर जो बनेगा उसका आकार कैसा होगा? वी आकार। तो नदियां अपने रास्ते में क्या बनाती है? शुरुआत में वी आकार की घाटी बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि नदियां अपने तली को काटती है, नदियां अपने तली को काटती है, इसलिए क्या बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है। आप भी डॉट डॉट ले लीजिएगा, अच्छा लगता है देखने में। लाइन लाइन वाला उतना अच्छा नहीं लगता है, या काट के टोला अच्छा नहीं लगता है। तो नदी क्या बनाएगी? वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। अंग्रेजी में बोलेंगे वी शेप वैली। अब भूलेंगे कभी जीवन में आप कि वी शेप वैली कहाँ बनेगा? आपको पटना में वी शेप वैली दिखाई देने से रहा है ना। पटना में दिखेगा थाली, थाली वाला वैली, पूरा फैला हुआ नदी। नहीं, बन गया, बना लिए ना। अब सुनिए, अब नदी रुक न जाएगी जी, नदी रुकेगी क्या? और गहरा करेगी। जब वी से वैली और गहरा हो जाए, और ज्यादा गहरा और नैरो हो जाए, तो उसे बोलते हैं गॉर्ज। क्या बोलते हैं? गॉर्ज। क्या बोलते हैं जी? गॉर्ज कहते हैं। और गहरा हो जाए तो क्या बोलते हैं? गॉर्ज। अब दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज कहाँ है? कहाँ है? बुंजी गॉर्ज। क्या बात है, बहुत शानदार बच्चे हैं, यहाँ के होशियार बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं। बुंजी गॉर्ज या सिंधु गॉर्ज भारत से होकर तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान में बहने वाली एक नदी है। सिंधु नदी सुना है नाम? तिब्बत से निकलती है, कश्मीर जाती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और फिर सीधा आ जाती है कहाँ? पाकिस्तान में। तो ये नदी है सिंधु नदी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडस रिवर। क्या बोलते हैं बच्चों?
इंडस रिवर, सिंधु नदी बोलते हैं इसको, इसके द्वारा बनाया गया गॉर्ज दुनिया की क्या है जी, सबसे गहरी गॉर्ज है। इसकी गहराई है 5200 मीटर। इसकी गहराई कितना है जी, 5200 मीटर, मैंने समझ गए ना, 5 किलोमीटर। सोचिए नदी पहाड़ को कितने किलोमीटर काट दी, 5200 मीटर माने 5 किलोमीटर नदी समुद्र को के पहाड़ को क्या कर दिया, काट दिया। सोचिए इतनी औकात नदी की कि 5 किलोमीटर तक काट दिया अंदर। दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज, कौन सा गॉर्ज, इंडस गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज। और चूंकि ये गॉर्ज, सुन लो भाई, उतार लो पहले तबे बताएंगे, क्योंकि इतना ही सुनाई देता है ना उतारने क्रम में। हाँ अभ्यास नहीं ना है कि लिखते भी रहे सुनते भी रहे। होता है जब आरती उरती भगवान को दिखाते हैं ना, तो घंटी भी साथ बजाना होता है। तो जिसका अभ्यास नहीं, घंटी ना बजेगा दूसरा हाथ से, अभ्यासे वाला बजा पाता है ना जी, कि आरती भी चले और घंटी भी चले। तीब चलेगा, तीब रुक जाएगा। हाँ तो अभ्यास हम लोग रोज करते हैं आरती, तो अभ्यास है हमको। तो जिसको अभ्यास वही कर सकता है। वो पहला दिन कब ई अगर घूमेगा तो ई बंद हो जाएगा। तो भाई दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज सिंधु गॉर्ज। अब सवाल पूछिएगा कि सर अच्छा इसका एक और नाम है, ये गॉर्ज बनता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक जगह है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक जगह है, मैं बता देता हूं मैप से, ये सिंधु नदी है। ये गॉर्ज कहाँ बनता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक जगह है बुंजी। कहाँ बनता है जी, बुंजी के पास एक जगह है, बुंजी, नियर बुंजी, बुंजी के पास बनता है, इसीलिए इसका नाम है बुंजी गॉर्ज भी। इसे बुंजी गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं, इसे बुंजी गॉर्ज के भी नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज सिंधु गॉर्ज या बुंजी गॉर्ज। अब आप हमसे सवाल पूछिएगा कि कल सर आप पढ़ाए हैं कि पूरा हिमालय, पूरा काराकोरम ग्रेनाइट पत्थर से बना है। तो सर उतना कठोर चट्टान वाला पहाड़ है सर, 500 मीटर काटता, 100 मीटर काटता, 1000 मीटर काटता, तो समझ में आता कि चलो काट दिया होगा। उतना कठोर चट्टान से बना हुआ पहाड़ को 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर से भी ज्यादा काट दिया। सर ये कैसे पॉसिबल है? एक पानी की इतनी औकात तो नहीं है कि ग्रेनाइट पत्थर को काट दे। वही ग्रेनाइट आजकल घरों में लगाते हैं हम लोग, नहीं मार्बल चल लगता था पहले, अब तो ग्रेनाइट लगता है। और जो पहली बार ग्रेनाइट अपने घर में लगवाए हैं, एक कमरा में लगवाए हैं, तो 3 बार आपको दिखाएंगे सेम आदमी को, है ना। पहली बार जो घर बनाता है ना, वो एक आदमी को 5 बार अपना घर दिखाएगा कि देखिए ये वाला कमरा बड़ी बहू का है, वो जिद कर रही थी कि हमारे कमरे में ग्रेनाइट पत्थर लगेगा, तो लगवा दिए। और वो छोटी बहू का वो मार्बल के लिए जिद की थी, तो उसमें मार्बल लगवा दिए। ये किचन है, इसमें अभी तक कुछ नहीं लगा है। अब देखिए इसमें अब छोटा लड़का का शादी नहीं हुआ है, तो ये जो है ना पूरा लॉ भी वो कब्जा लेगा। तो हम लोग जब देखेंगे कि हमको कहा रहे तो किचन में रहेंगे माता पिता, है ना जी, हो जाता है। धीरे धीरे शिफ्टिंग होता जाता है, धीरे धीरे कब्जाते चले जाते हैं बेटा बहू जो है पूरा घर। अंतिम में उनको कहाँ रहना पड़ता है, सीढ़ी वाला जो है उसमें। चलिए तो ये होता है। अब मैं महिलाओं का शिकायत नहीं कर, इसमें बेटा भी शामिल उतना ही है जितना पत्नी शामिल है, उतना ही पत्नी, दोनों शामिल हैं इसमें। कोई एक का दोष नहीं कहा जाए, नहीं जी, हमें दोनों का दोष मानना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हम ऐसा नहीं कि हम पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। हमारे अंदर वो मानसिकता है कि भैया पत्नी हो तुम, औकात में रहो, ये वाली मानसिकता हमारी है। और आप नहीं जानते कि वो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ के आई है, वो पीसीएस की तैयारी करके आई। आपकी बात क्यों मानेगी? सब बात क्यों मानेगी? जो रहेगा मानने लायक को मानेगी, जो नहीं रहेगा आप कहेंगे कि नहीं, जो कहेंगे सब मानना ही पड़ेगा। तो वो बोलेगी सामने वाली कि भैया कई बेवकूफ़ लाइन में थे, हम तुम्हें सब ज़्यादा बेवकूफ़ समझी थी, लेकिन तुम तो ज़्यादा चालाकी दिखा रहे हो। आइए तलाक के पेपर साइन करो, इतना हर्जाना लेंगे तुमसे, हम औकात में आ जाएगी 2 मिनट में। तो भाई गलत है। आप दोनों लोग, मतलब इसमें क्या बुराई है? अगर पत्नी खाना बना रही है आप भी उसमें हेल्प करते, इसमें बुराई क्या है? सब काम महिला घर की करे, ये क्या जरूरी है? तो पड़ोसी में कोई कह देता है कि ये तो बीवी के गुलाम है जी, अब उस बात उससे एकदम
दिमाग पे चढ़ जाता, आज बताते हैं घर में जाके, एक काम नहीं करेंगे हम। अच्छा, आपको नहीं घुसने देती है? अच्छा, कोई बात नहीं, तो अच्छा बात नहीं, नहीं घुसने दे, बैठे रहिए, खाते रहिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो ये तो बहुत अच्छा है, भाग्यशाली आदमी आप हैं। आ गया ये तो हो गया भाई। अब कैसे काट देती है इतनी गहराई तक, इस पर बात करें। देखिए, इसका दो कारण है। नदी इतनी गहराई में पहाड़ को कैसे काट देती है, इसका दो कारण है। पहला कारण है नदी का सिंटैक्सियल फोल्ड। सिंटैक्सियल फोल्ड हिंदी में बोलते हैं बच्चों अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़ थोड़ा समझाते चलते हैं। गॉर्ज बनने का कारण क्या है, क्यों बनता है गॉर्ज? तो क्यों बनता है गॉर्ज? क्योंकि नदी जो है जहां से एकाएक मुड़े वी शेप में, नदी यू शेप में भी मुड़ सकती है या वी शेप में भी मुड़ सकती है। नदी यू शेप में भी मुड़ती है ना, तो वहां कटाव ज्यादा करती है। आपको पता होगा, जिस नदी में पानी कम रहता है ना और आपको नहाने का मन कर रहा है, तो हम वो जगह ढूंढते हैं जहां कम से कम कमर से ऊपर पानी हो। और कहाँ मिलता है वो? जहां नदी थोड़ा मोड़ लिया हुआ रहता है, क्योंकि वहां कटाव नदियां ज्यादा करती है। लेकिन इसको नहीं बोलता सिंटैक्सियल फोल्ड। नदी जब वी शेप में मुड़े एकाएक पहाड़ के संरचना के कारण, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्सियल फोल्ड। सिंटैक्सियल फोल्ड जहां होता है वहां नदी का प्रभाव, उसका वेग अधिक होता है, इसलिए पहाड़ को क्या करती है, बहुत अधिक गहराई तक काट देती है। यानी कि बहुत अधिक पहाड़ को नदियां गहराई में काटती है। इसके पीछे एक कारण हो गया नदी का सिंटैक्सियल फोल्ड। क्लियर है सबको? सबको क्लियर नहीं होगा तो बोलिएगा, हम बताएंगे। हम यहाँ पर आपसे बातचीत करके पढ़ाने आए हैं, हम आपको प्रेशर देकर पढ़ाने नहीं आए हैं कि 1 घंटा में टॉपिक खत्म, बेटा 1 दिन में उड़ा देंगे सब टॉपिक। तो वो वाला काम हम करने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि कम पढ़ाएं, एक आध को सिलेबस का हिस्सा छूट जाए, लेकिन जितना पढ़ाएं वो आपको आपका हो जाए। एक कारण तो ये है, लेकिन सिर्फ इसी कारण से नदी 5-5 हज़ार मीटर गहरा काट देगी? इस कारण से नदी 1-1000 मीटर गहरा काटती होगी, इससे ज्यादा तो नहीं काटना चाहिए था। रियल बात है, इससे केवल प्रभाव नहीं पड़ता, इसका प्रभाव केवल नहीं पड़ता, इसका एक और कारण भी है। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी यानी एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर। अब बोलिए सर ये तो समझ में आ गया कि नदी एकाएक मुड़ रही है जिससे नदियां काट रही है, ये क्या आप लिखे एंटीसीडेंट रिवर? देखिए, नदी 2 प्रकार की होती है, ये सब कॉन्सेप्ट है। नदी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ऐसी नदी जो पहाड़ के बनने के बाद उत्पन्न हुई है, पहाड़ बन गई तो उसी में से उत्पन्न हो गया, बर्फ में से, कहीं से, ग्लेशियर से। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो पर्वत वहां नहीं था तब भी बहती थी, सीनियर है वो। सीनियर जूनियर रैगिंग होता है ना जी, जहां नदियां सीनियर है पहाड़ से, तो पहाड़ के साथ क्या कर लेती है, रैगिंग ले लेती है। क्या ले लेती है? रैगिंग। मतलब पहाड़ उठ रहा है पर वो बोलते हैं मैं तुम्हारे अनुसार क्यों बहूंगी, मैं सीनियर हूं, और पर्वत को काट कर बहती है वो। और ऐसा भी तो नहीं ना है भाई कि इनकम टैक्स गोलंबर पर गए थे, शाम को देख के प्लेन, अब भोरे आए तो देख रहे हैं कि भैया ये माउंट एवरेस्ट बनकर तैयार है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो होगा नहीं। पहाड़ की आपको भी पता होगा कि पहाड़ की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसी बना होगा पहाड़ धीरे धीरे 2 इंच 2.5 इंच। जब पर्वत का निर्माण शुरू हुआ तो धीरे धीरे पहाड़ उठना शुरू हुआ होगा, और नदी वहां से बहती होगी तो उसको 2-2.5 इंच काटना अगर होगा तो आराम से काट देगी नदियां। फिर पहाड़ उठी होगी, नदी काट दी होगी। नदी जहां से बहती थी वहीं बहती रही होगी, अब पहाड़ उठता गया होगा और इतनी गहराई में गॉर्ज का निर्माण हो गया होगा। अब समझ में आया? समझ में आया? नदी अगर सीनियर है, पहाड़ थी ही नहीं तब भी बहती थी, तो पहाड़ उठेगी काट देगी, उठेगी काट देगी, और इस तरह से गहराई मेंटेन हुआ होगा। तो ऐसी नदियां जो पर्वत के बनने से पहले बनी है, वो पर्वत के स्लोप को फॉलो नहीं करती, उसको काट कर बहती है, रैगिंग ले लेती है, तो उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, एंटीसीडेंट रिवर। बच्चा को पता नहीं था, पूछा इनमें से कौन पूर्ववर्ती नदी है? मतलब पूर्ववर्ती माने पूरब की ओर बहने वाली नदी, मार दिया आंसर, तीस्ता नदी। तो पूर्ववर्ती का मतलब जो पहाड़ के बनने से पहले बनी है उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। और ऐसी नदियां जो पहाड़ के बनने के बाद बनी है, वो पर्वत के स्लोप के अकॉर्डिंग बहेगी, वहां पर पर्वत लेगा रैगिंग, कि जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करो, नहीं तो रैगिंग ले लेंगे तुम्हारे साथ।
है ना। तो पहाड़ कहता है कि बस इतने करो कि स्लोप के अकॉर्डिंग जैसे मैं बोलता हूँ वैसी वैसी चलो। तो जब नदियां पर्वत के स्लोप के अकॉर्डिंग चले, वो कब चलेगी? जब पर्वत के बनने के बाद उत्पन्न हुई तब ऐसा होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनुवर्ती नदी, कंसिक्वेंट रिवर। कंसिक्वेंट रिवर बोलते हैं जब नदियां पर्वत के बनने के बाद बनी है तो वो गॉर्ज नहीं बना सकती, लेकिन जब नदियां पर्वत के बनने से पहले की बनी है तो क्या बनाएगी? गॉर्ज बना देगी। अब समझ में आया? तो ये दो कारण है विद्यार्थी जी जिसके कारण क्या बनता है? गॉर्ज का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है भाई? जब ये गॉर्ज, सुन लो भाई, ये दोनों नोट कर लो, दोनों टर्म, ये दोनों टर्म नोट कर लीजिए। यहां पर ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा सिंटैक्सियल फॉल्ट पता चल जाए। एकदम समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा रिवर है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सब एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है। हिमालय के लिए सब एंटीसीडेंट है, काराकोरम के लिए नहीं, हिमालय के लिए है। गंगा अनुवर्ती नदी, गंगा हिमालय के बनने के बाद उत्पन्न हुई है, वो सब जूनियर है। सीनियर में सिंधु है, ब्रह्मपुत्र और सतलज है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, हाँ। जी बताइए। ना अनुवर्ती में नहीं होगा। अब बोले सर आप पूछ रहे हैं कि यही कि पहाड़े के कारण मोड़ पड़ा होगा, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? तो काराकोरम पर्वत के कारण मोड़ पड़ा, हिमालय के कारण मोड़। काराकोरम पर्वत पहले बनी है ना, उसके बाद बना हिमालय, तो यहां से नदी निकल रही है, तो इस पहाड़ के कारण फोल्ड हो रहा है। हिमालय में किसको काट रही है? हिमालय को। क्लियर है? हम समझ गए आप क्यों पूछे सवाल। इस सवाल पूछने का मकसद था कि सर पर्वत बन गई तभी तो उसके अकॉर्डिंग मुड़ी है वो। एक्चुअली जिस पर्वत से निकल रही थी उसके अकॉर्डिंग मुड़ी है वो, और जिसको काटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं मुड़ी। अब एक बात और आप पूछ दिए तो एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रटिए मत। देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो इस पहाड़ के लिए क्या हो गई? अनुवर्ती नदी। इसके लिए क्या हो गई? पूर्ववर्ती नदी। नहीं जी, यहां से कोई नदी निकल रही है, तो इसके लिए क्या हो गई? वो एंटीसीडेंट। और इसके लिए क्या हो गई? भाई क्रम से बना, सबसे पहले ये पहाड़ बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, क्रम से बना, बाद में बनता गया। तो इस पहाड़ जब बना तो इससे जो नदी निकल रही है, आगे आने वाले पहाड़ के लिए क्या हो जाएगा? वो पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा? उस जिससे निकल रही उसके लिए क्या होगा? माने जिस पहाड़ से नदी निकल रही है उसके लिए अनुवर्ती, और आगे वाला पहाड़ के लिए पूर्ववर्ती। अब समझ में आया बात? चलिए अब आ जाइए। अभी भी नदी शांत नहीं बैठेगी। इस फोटो को ही बना लीजिएगा आप लोग, ये जो बनाए ना है, ये जो फोटो बनाया हूं सिंधु नदी का, इसको भी ड्रॉ कर लेना है, ताकि इसको भी बना लीजिए विद्यार्थी जी, इसको भी बनाइए। जीवन को सरल बना के रखना है, और तब होगा जब रूटीन से आप काम अपना निपटाते जाएंगे। काम के बोझ हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है, हमें टेंशन में डालता है काम का बोझ। यदि सब काम आपका कंप्लीट है और तब अपने मित्रों से मिलने आइए तो कितनों इरिटेट करेगा, तभी आप गुस्साइएगा नहीं। और काम सब बचल है, मिलने आए तो हल्का हल्का बात पे आप क्या हो जाएंगे? उसके कारण गुस्सा नहीं हुए, आप अपने कारण गुस्सा हो रहे हैं। तो इसलिए रूटीन से खाली काम करिए, 8 घंटा ही करिए, लेकिन रूटीन बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम करते रहिए। जीवन में न कभी गुस्सा होगा आपको, न कभी आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और आप सफलता भी प्राप्त करते रहेंगे, है ना। तकलीफ यहाँ हर इंसान के जीवन में है। नरेंद्र मोदी के जीवन में भी तकलीफ है, योगी के जीवन में भी तकलीफ है, शाइस्ता परवीन के जीवन में भी तकलीफ है, पति मारा गया है, बेटा भी मारा गया कुछ दिन पहले। सबके जीवन में तकलीफ है, कोई तकलीफ भी नहीं है दुनिया। लेकिन उसी तकलीफ को आप, कला है कैसे जीते हैं आप, है ना। कोई धूल को, कोई सूल को फूल बना के जीता है, कोई फूल को भी सूल बना के जीता है। ये दुनिया है जी, है ना। शिव खेड़ा ने क्या लिखा? भगवान ने आपको नींबू दिया है, अब उसको शरबत बना के पीजिए, आंख में रगड़ कर रोइए। इसमें भगवान कहाँ दोषी है? भगवान ने आपको नींबू दे दिया, 2 हाथ 2 पैर और दिमाग दे दिया, तो उसको आप शरबत बना के पीजिए या आंख में रगड़ रगड़ के रोइए। इसमें भगवान कहाँ दोषी है?
क्यों जी? तो बस मुस्कुराते रहिए। चलिए अब ये और गहरी होगी, सुनो भाई, जब और संकीर्ण हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, तो ये आई आकार में दिखेगी। कैसा दिखेगी भाई? आई आकार में। तो ये बन जाएगी आई शेप वैली। क्या बन जाएगी? आई शेप वैली। इसी को बोलते हैं कैनियन। इसे वो क्या बोलते हैं? कैनियन। आई शेप वैली को ही क्या बोलते हैं? कैनियन। मैंने गॉर्जे का एक समझिए कि और गहरा और नैरो फॉर्म है। गॉर्ज का और गहरा और नैरो हो जाना है ना। व्हेन गॉर्ज क्या बिकम्स नैरो एंड डीपेस्ट, देन इट इज कॉल्ड कैनियन, आई शेप वैली। क्लियर है? आई शेप वैली बोलते हैं उसी को कैनियन। दुनिया की सबसे बड़ी गहरी कैनियन कौन सा है जी? ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर। किस नदी पर है जी? अमेरिका की कोलोराडो नदी पर है ग्रैंड कैनियन। दुनिया की सबसे गहरी कैनियन है ग्रैंड कैनियन। दुनिया की सबसे गहरी कैनियन है कौन? ग्रैंड कैनियन। इतनी गहरी है ये कैनियन इतनी पुरानी है, ये कैनियन इतनी पुरानी है ग्रैंड कैनियन कि आप इस कैनियन के अंदर देखेंगे कभी जा करके। हम तो कई बार गए हैं, देखे हैं, है ना, गए हैं घूमने अमेरिका, तो देख जब जब आपको पढ़ाते हैं तब तब घुमाते एक बार, है ना जी। मन की बात है, मोदी जी सिखाए करना। अब सुनिए, जब कैनियन में मैं जब भी गया तो इसमें अंदर झांक कर देखा तो इसमें कई कलर के चट्टान हमको दिखाई दिया। आप जाएंगे तो वहाँ पर जैसे रिवर फ्रंट होता है, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाए हैं अखिलेश यादव, जब मुख्यमंत्री थे तो बनाए थे। जैसे अब पटना में बना है मेरीन ड्राइव, उसमें थोड़ा रिवर फ्रंट बना दें नीतीश कुमार, रिवर नदी में फवारा वगैरह लगा दें कुछ दूरी तक, कई फवारा, कलरफुल फवारा, शाम के समय भीड़ लगेगा फवारा के पास, कुछ टिकट रख दें वहाँ फवारा देखने के लिए, तभी नज़दीक से फवारा के पास आप रील बना सकते हैं, है ना। हाँ, रील्स आजकल रील्स का ज़माना है जी। नहीं तो ये तो भैया, तो हम जानते हैं कि मेरा फॉलोअर जो है ना, आज 90% लोग भाले बाहर मुछले, बाकी सब दर्दशुदा है। अकेले में सबको दर्द भरा नगमा पसंद आता है, इसलिए लाइक बढ़ेगा बाबू गुल्ली बॉय गली बॉय वाले से नहीं, लाइक तो बढ़ेगा उसी से, नशे में कौन नहीं है भैया। तो कोई बात नहीं, मेरा एक चैनल भी है, बताऊंगा बाद में। इसी मन करता है तो बैठे हैं, कुछ पसंद आ गया तो बना लिए, मुंह तो चलाना है जी, गला तो बढ़िया है नहीं कि हम गा सकते हैं, तो बस स्टाइल मार देना है कि भैया गा रहे हैं जी खुद। तो सुनिए, तो मैं ये कह रहा था कि अंदर झांकिएगा ना तो आपको कलरफुल दिखेगा। और वहाँ अमेरिका सरकार ने क्या किया है, जो बाइडेन सरकार ने, पहले की सरकारों ने क्या किया कि अंदर में लाइटिंग करवा दिया है, पूरे में लाइट है। दिन में तो नहीं पता चलता, लेकिन रात को अगर जाएंगे ना आप तो पूरा एकदम लगता है कि मतलब पूरा पानी पूरा जगमगाने लगता है। कई सारे फिल्म में इसकी शूटिंग इसमें देखेंगे आप। अब पता नहीं फिल्म था कोई 26 हॉलीवुड का, तो उसमें था ये सीन। तो ये जो है आप डालिएगा नेट पे जाके, कई कलर के चट्टान दिखते हैं। इसका कारण क्या है? क्या इसको बनाया गया है? नहीं, कई युगों में निर्मित है। आप जानते हैं कि चट्टान जब युग बदलता है, समय बदलता है, तो उसके कलर चेंज हो जाते हैं। आप पता है ना, चट्टान अपने रूप बदल लेते हैं समय के साथ। अब प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या करता है, चट्टान अपना फिजिकल फॉर्म चेंज कर लेता है। सुने होंगे कि चट्टान 3 प्रकार का होता है ना, जिसमें सुने होंगे रूपांतरित चट्टान, सुने हैं, मेटामॉर्फिक रॉक सुना है आपने, है ना। जैसे मार्बल, लाइमस्टोन, चूना पत्थर बदल जाता है मार्बल में, कोयला बदल जाता है डायमंड में, सुना है साहब लोग। तो ऐसे ही चट्टान समय के साथ अपना कलर चेंज कर लेता है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होने लगता है, चेंज। याद रखिए, कोई भी चट्टान अपना रूप बदलता है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, केवल फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्योंकि डायमंड का भी फार्मूला कार्बन, और कोयला का भी फार्मूला कार्बन, लाइमस्टोन का भी फार्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और मार्बल का भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यानी किसी भी चट्टान का जब रूप बदलता है तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता, केवल फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। तो इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव होने से इनके कलर में भी क्या आ गया, चेंजेस। ये दिखलाता है कि इस कैनियन का निर्माण कई युगों में हुआ है।
ये क्या दिखाता है? क्रोनोलॉजी दिखाता है। क्या दिखाता है? ये क्रोनोलॉजी दिखाता है। तो बहुत पुराना है ये, तो ये चीज इसकी विशेषता है। अब आप कभी पैसा हो जाए, भगवान करे बहुत पैसे वाले आप हों, आप अमेरिका भी जाएं तो एक बार वहां से वीडियो कॉल करके जरूर दिखाइएगा हमको। नहीं, हाँ घूस। चलिए हो गया। अब आ जाइए कि 3 हो गया, और अगला कौन सा है भाई? अगला क्या था? 3 को हो गया ना, रैपिड्स। अब आइए, रैपिड्स और वाटरफॉल एक साथ पढ़ाएंगे। देखो भाई, यदि नदियां पहाड़ के उस हिस्से से बह रही हो, नदियां पहाड़ के उस हिस्से से बह रही हो बच्चों, सुन लो, जिसका निर्माण कठोर और मुलायम चट्टानों से हुआ हो, जिसका निर्माण कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान से बना हो, अल्टरनेट में चट्टान हो। ये चट्टान कैसे हो? अल्टरनेट में। ऐसा कहीं कहीं पहाड़ों में देखा जाता है, ये कठोर मुलायम, फिर कठोर और फिर मुलायम। इस तरह से अगर चट्टान हो और नदी उसके ऊपर से बह रही हो, पहाड़ों में नदी इसके ऊपर से अगर क्या कर रही हो? बह रही हो ऊपर से, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी जी कि कठोर चट्टान को नदियां कम काटेगी और मुलायम चट्टान को नदियां ज्यादा काटेगी। तो कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण होगा। होगा ना? कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण होगा। कठोर इसको कम काटा है, देख रहे हैं ना? मुलायम देख रहे हैं आप? दिखाई दे रहा है सबको ना? मुलायम को ज्यादा काटा, फिर कठोर को कम, मुलायम को ज्यादा। तो इस तरह की आकृति बनेगा पहाड़ में। अगर मान लो कि ऐसी आकृति बन जाए और इसके ऊपर से नदियां गुजरे, तो नदी उछलती कूदती चलेगी। अगर वेवनुमा सरफेस से नदी चले, प्लेन सरफेस न चल के एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन से नदी चले इस तरीके से, तो क्या होगा? नदियां उछलती हुई चलेंगी। क्या चलेंगी भैया? कलर नदियां जो है उछलती हुई चलेगी। नदी की स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहाड़ में बने ऐसी आकृति को ही रैपिड्स कहते हैं, छिप्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो पूछा जाए छिप्रिका कब बनेगा? जब चट्टान परपेंडिकुलर हो तब, या होराइजेंटल हो तब। होराइजेंटल का मतलब ऐसे होता है चट्टान, ऐसे हो तब कि ऐसे हो तब, यानी कि होराइजेंटल, इसको वर्टिकल बोलेंगे। और जब पड़ा हुआ चट्टान हो तो क्या बोलेंगे? होराइजेंटल। तो बताइए, चट्टान वर्टिकल हो, कठोर और मुलायम चट्टान, हार्ड और सॉफ्ट रॉक, यदि वर्टिकली हो और उसके ऊपर से नदियां बह रही हो, तो क्या बनेगा? रैपिड्स। याद रहेगा? रैपिड्स कब बनेगा? जब चट्टान क्या हो? एक दूसरे के साथ अल्टरनेट में वर्टिकल हो। क्लियर है? लेकिन अब आइए, ये तो हो गया रैपिड्स, इसको बोलेंगे रैपिड्स यानी छिप्रिका। अब लिखिए वाटरफॉल, हेडिंग डाल दीजिए वाटरफॉल। वाटरफॉल तो सब जानते होंगे। अगर वाटरफॉल आ रहा है दिमाग में तो सीन तो आ ही रहा होगा, ऊपर से पानी गिरता है तेजी से पहाड़ से नीचे। नहीं आ रहा है सीन? जल प्रपात में भले आप न नहाए हो, लेकिन सीन आता है तो दिखाई देता कि है जलप्रपात, झरना। अपने बिहार में गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? झरना, है ना? ऊपर से जो गिर रहा है, वो जो वॉशरूम में लगा उसको भी वो झरने बोलता है। अब पहाड़ से जो गिर रहा है उसको भी क्या बोलता है? झरना। अरे बड़ा एडवांस मकान बनाए हैं जी, वॉशरूम में गए झरना लगा हुआ था। नहीं, गांव और शहर दोनों की फीलिंग लेते रहना चाहिए। तो भैया झरना बोलता है, लेकिन यहाँ पर वाटरफॉल बोलेंगे। कभी देखे वाटरफॉल? कौन कौन देखे वाटरफॉल में नहाए? कौन कौन है? वाह गुड। कहाँ 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 गए थे? वाह क्या बात है। आप उत्तराखंड, झारखंड कोई नहीं गया? मध्य प्रदेश पंचमढ़ी कोई गया कि नहीं? गए ना, हम भी पंचमढ़ी गए थे। हो गई। अब आ जाइए, अब वाटरफॉल कैसे बनता है? जब चट्टान परपेंडिकुलर ना होके स्टूडेंट कैसा हो?
चट्टान हॉरिजॉन्टल में हो, कठोर वैसे ही हो, मुलायम, कठोर, मुलायम इस तरीके से हो, और नदी ऊपर से नीचे गिरे, पहाड़ में इस तरह का स्लोप हो जहां नदियां ऊपर से आकर कहाँ गिरे भाई, नीचे आकर नदियां ऊपर से नीचे ऐसे गिरे, तो क्या होगा बच्चों, ऊपर से जब नीचे नदी आएगी, इधर देखो कठोर मुलायम के सामने से नदी गिर रही है नीचे, इससे रगड़ते हुए, तो कठोर वाला चट्टान कम कटेगा, कठोर वाला चट्टान कम कटेगा, और मुलायम वाला चट्टान ज्यादा, कठोर वाला कम और मुलायम वाला ज्यादा, तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगा, कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगा, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम, कठोर बनेगा ना जी। जब पानी ऊपर से गिरेगा, जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगी नदियां, तो क्या होगी, ऐसे आएगी, तो क्या बन गया जी, वाटरफॉल। जब चट्टान कैसे हो बच्चों, क्षैतिज हो, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल हो, तो क्या बनेगा, वाटरफॉल। और चट्टान परपेंडिकुलर हो तो क्या बनेगा, रैपिड्स। क्लियर है ना। अपना कलर चेंज कर लीजिएगा आप। अब क्या बचा है उसमें लिस्ट में, है पॉट होल। लेकिन पॉट होल से पहले पढ़िए, उसके बाद क्या, पॉट होल के बाद एलुवियल फैन, एलुवियल कौन पहले देखा जाए, तब अंतिम में देखेंगे पॉट होल। अब देखो बच्चों, पॉट होल हाँ बनाइए, अरे क्या बात है, यही तो डिजिटल बोर्ड का लाभ है कि भैया मिटा हुआ चीज भी दोबारा आ जाता है। जमाना बदल गया, सब तकनीक का जमाना है। इंसान अब अपने बस में नहीं रहा, टेक्नोलॉजी के बस में आ गया। नहीं जी, अगर तकनीक साथ देना बंद कर दे तो इंसान सुसाइड कर ले। इतना हम डिपेंड हो गए तकनीक पे, इतना डिपेंड हो गए कि आसान हो गया ज़िंदगी। नहीं, आज ज़िंदगी बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि तकनीक ने हमारा साथ दिया। पहले था टाइप होता था, पूरा कंटेंट टाइप हो रहा है। आज क्या भैया, 1 घंटा में 20-25 पेज टाइप कर लीजिए मुंह से बोल करके। गूगल इंक एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। उसमें चैट जीपीटी तो है ही, वो तो बहुत बढ़िया, तो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया चैट जीपीटी, है ना। और उसमें जो है बोलते जाइए, वो लिखते जाएगा, हिंदी अंग्रेजी जिस भाषा में बोलिए उसको, हाँ उसको लिख दीजिए और फिर उसको कॉपी कीजिए, फिर वर्ड में पेस्ट कर दीजिए, जैसा नोट्स वैसा बना लीजिए। हम तो पूरा लॉकडाउन में लाइव पढ़ाए, एक एप्लीकेशन था उसके थ्रू, और उसमें पूरा हर दिन क्या करते थे, पढ़ाते थे, पढ़ाने के तुरंत बाद उसका नोट्स दे देते थे और तुरंत उसका 25 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते थे। हर टॉपिक का यही नियम था डेली का हमारा। तो चूंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन तगड़ा है मार्केट से, तो एडमिशन में कैसे बदलेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा दीजिएगा तब ना लड़का जुड़ेगा आपसे। भैया पढ़ा के तुरंत नोट्स आ जाता है, तुरंत 25 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाता है, नहीं बढ़िया मास्टर है, इनके पास पढ़ो। तो ये सब होता था। तो बहुत सिखाया लॉकडाउन ने कई लोगों को, कितने यूट्यूबिया पत्रकार चैनल खुल गया। चलिए अब आ जाइए, देखो बच्चे, देखो स्टूडेंट, अगर पहाड़, देखो इधर, अगर नदियां पहाड़ से आ रही है, ध्यान दीजिएगा, नदी जब पहाड़ से आ रही है तो बड़े बड़े चट्टानों को क्या कर लिया है, उखाड़ लिया है। अगर नदी का स्पीड ज्यादा है, स्लोप ज्यादा होने के कारण नदी का स्पीड अधिक है, नदी की स्पीड अधिक होगी तो जो चट्टान होगा वो क्या होगा जी, स्पीड अधिक होने के बाद क्या होगा, न कटाओगे नहीं, ये जो जमा होगा, ये चट्टान जो जमा होगा, मुझे बताओ, ये जो चट्टान जमा होगा वो आगे जाके फैल जाएगा, ऐसे बहुत दूर तक जाके फैल जाएगा, या फिर ऐसे आएगा, या फिर ऐसा बन जाएगा। ना ना ना,
यहाँ पर चौड़ा, इधर कम पतला, ऐसे शुरू में ज़्यादा जमा होगा और फिर क्या होगा, कम होता जाएगा। बताओ मुझे कि नदी स्पीड नदी का ज़्यादा है, काफ़ी तेज स्पीड में नदियाँ आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत दूर तक कंकड़ को लेके चला आएगा। और नदी का स्पीड जब कम है तो ये क्या कर देगा, फैला देगा चट्टान को बहुत दूर तक, ऐसे आगे जाके इधर से पतला, आगे में पूरा फैला हुआ। स्पीड ज़्यादा है तो इधर तो क्या होगा, जमा होगा ज़्यादा, वो आगे जाके पतला होता चला जाएगा। स्पीड अगर ज़्यादा है तो नदी में स्पीड ज़्यादा हो, स्लोप ज़्यादा हो तो स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा में निकलेगी तो कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर जमाव करेगी चट्टानों का, नहीं जी। लेकिन अगर स्पीड कम होगा तो आगे में जाके ऐसे वहीं पर ऐसे फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो इस कैसा दिख रहा है, ये पंख जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है जी, फैन। आई कैसा दिख रहा है, कोन जैसा, शंकु जैसा दिख रहा है। और चूंकि पानी ला रहा है तो नाम पड़ गया जलोढ़। जल द्वारा कोई भी चीज बहा के लाया जाता है ना तो उसे जलोढ़ कहते हैं, तो इसको बोलेंगे एल्यूवियल फैन। तो इसको बना देते हैं बढ़िया से। पहाड़ में नदी का स्पीड यदि क्या हो, कम हो, तो क्या बनेगा जी, स्पीड कैसा हो, कम हो। स्पीड कम हो, गति कम हो, स्पीड क्या हो, कम हो, मिनिमम हो, कम हो, तो क्या होगा, क्या बनेगा, बोलो ये क्या बना, एलुवियल फैन। एलुवियल फैन। और ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पहाड़ को बड़ा करते हैं। मान लीजिए कि एक नदी और आ रही है इसी के सामने, इस नदी में गति काफी अधिक है, तो ये क्या करेगी, बोलो, कोन जैसे आकृति में जमा कर देगी। तो ये क्या हो गया, बोलो, ये हो गया क्या, एलुवियल कोन, यानी जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु। फिर क्या होगा, एक और नदी आ रही है, ऐसा हम बना रहे हैं फोटो, तो क्या होगा, ये एलुवियल फैन बनेगा ना ऐसे जी, ऐसे बन गया। फिर क्या बनेगा, एलुवियल कोन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए ऐसे बना, अल्टरनेट में ऐसी नदी है, तो ये पूरा बन गया इस तरह से, बहुत दूर तक फैला हुआ इलाका। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, एलुवियल कोन। क्लियर है। तो जो पूरा सुनो, ये जो बन गया एलुवियल फैन कब बनेगा, जब गति कम हो नदी की, और जब गति ज़्यादा हो तो कोन। अगर इस तरह से फैन और कोन को मिलाकर जो इलाका बनता है, उसी को मैदान के हिसाब से उसी को भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर। नदी जहाँ पहाड़ से बाहर निकलती है, वहाँ पर्वत के पैर के पास ही बड़े बड़े चट्टानों को नदियाँ जमा कर देती है, क्योंकि स्पीड कम हो गया, अब नदी ढो के उसे नहीं ले जाएगी। तो जो बड़े बड़े चट्टानों का क्षेत्र है विद्यार्थी जी, उसी को हम बोलते हैं क्या, भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर। भाबर। अब नदी इतनी भी कमजोर नहीं है कि छोटे छोटे पत्थर को ना ढो पाए। छोटे छोटे पत्थर को क्या करेगी नदियाँ, इसके जस्ट आगे जमा कर देगी, तो उसको बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं उसको, तराई बोलते हैं। मैदान जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बड़े बड़े चट्टानों का क्षेत्र, एलुवियल फैन, एलुवियल कोन का जो एरिया है, उसको भाबर कहते हैं। और उसके जस्ट आगे जो छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तराई। क्या बोलते हैं, तराई। भाबर के जस्ट आगे, भाबर कहाँ बनता है जी, तो फुट हिल्स ऑफ माउंटेन। फुट हिल्स ऑफ, भाबर कहाँ बनता है बच्चों, यानी पर्वत पदीय क्षेत्रों में। पर्वत पदीय क्षेत्रों में क्या बनता है विद्यार्थी जी, भाबर। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु कहाँ बनता है, क्या बोलेंगे, पर्वत पदीय क्षेत्रों में। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु कहाँ बनता है, पर्वत पदीय क्षेत्रों में, है ना। और उन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, भाबर। और छोटे छोटे पत्थरों का जो इलाका है उसे क्या बोलते हैं, तराई। अगर बिहार के सेंस में देखें तो बड़े बड़े क्षेत्र का इलाका बस एक जिले में मिलेगा। बिहार के बस एक जिला है जहां भाबर मिलता है, यानी जलोढ़ पंख। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए बीपीएससी में, बिहार में यदि आपको नदियों द्वारा बनाया गया जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु देखना है, तो आपको बिहार के किस जिले में देखने को मिलेगा,
कई लड़के उलट पुलट जाएंगे जो कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े हैं पश्चिमी चंपारण। लेकिन बाकी पश्चिमी चंपारण के बाद नेपाल को छूने वाले जितने जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, है ना, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 जिले हैं। बिहार के 7 जिले छूते हैं किसको? नेपाल को। हम बिहार स्पेशल में पढ़ाएंगे आपको, है ना। एक ट्रिक मैंने बनाया था, पश्चिम पूरब सीता मधु। पश्चिम पूरब से कौन आई है? सीता मधु आई है। वो कैसी है? सुपर है। कैसी है? सुपर है। और उसको सुपर है तभी कौन ले गया? किशन। कौन ले गया? किशन। तो याद हो जाएगा, पश्चिम से पश्चिमी चंपारण, पूरब से पूर्वी चंपारण, सीता मधु, सीता सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, और भी क्या है? सुपर, सु से सुपौल, और से अररिया, और किशन से किशनगंज। याद हो गया ना। अब क्रम से है ये, ऐसा नहीं कि आगे पीछे किया हुआ है। पश्चिम पूरब सीता मधु, सुपर किशन। पश्चिम पूरब सीता मधु कैसी है? सुपर। कौन ले गया? किशन। चलिए, याद करने का तरीका है। तो भाई बिहार में भाबर किस जिले में मिलेगा? पश्चिमी चंपारण में। और बाकी सभी जिले में क्या मिलेगा? तराई। क्लियर है। एक अंतिम बात और बता दें कि भाबर में नदियां गायब हो जाती हैं। भाबर में नदियां क्या हो जाती हैं? क्योंकि बड़ा बड़ा चट्टान है तो कभी दिखाई नहीं देती। गायब मतलब खत्म नहीं हो जाती, बड़े बड़े चट्टानों के नीचे चली जाती, जिससे लगभग गायब हो जाती है। लेकिन तराई में फिर वही नदियां प्रकट हो जाती हैं। यानी रिवर डिसअपियर इन भाबर बट रीअपियर इन तराई। क्योंकि तराई में छोटे छोटे पत्थर हैं तो नदियां तराई में दोबारा प्रकट हो जाती हैं, लेकिन भाबर में क्या हो जाती हैं? गायब। अब भाबर किससे बना है? जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के मिलने से। एकदम याद हो गया। याद हो गया ना भाई। और अंतिम में सिंक होल। और सिंक होल ये पर्वतीय क्षेत्र में भी बनता है, मैदानी क्षेत्र में भी बनता है। सिंक होल क्या है? नदियां जहां टर्न लेती है ना, जहां, सुनो, ये नदी आ रही है ऐसे, ये नदी ऐसे आ रही है, नदी ऐसे आ रही है, नदी का एक टर्न ली, ऐसे टर्न। तो सुनिए, नदी जब टर्न लेती है, सिंक होल, सिंक क्या उसको बोला था? पॉट होल, सॉरी, पॉट होल। नदियां जब एकाएक टर्न लेती है तो वहां नदी का पानी गोल गोल घूमने लगता है। क्या होने लगता है? जब नदी स्पीड में आएगी ना, एकाएक उसको मोड़ दीजिए तो न गोल गोल घूमने लगेगा। अरे भंवर वगैरह देखोगे पानी में, कभी उसमें कूदिएगा तो अंदर में मुआ बैठा रहता है, निकाल पकड़ के खींच लेगा अंदर। नहीं, वो मुआ नहीं बैठता, बताते हैं क्या बैठा रहता है। देखिए, ये जो नदी एकाएक मुड़ेगी ना, तो होता है कि एकाएक स्पीड में किसी कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, उसको ऐसे धक्का दीजिए तो चक्कर खा ही जाएगा। अब नदी भी एकाएक मुड़ी तो नदी गोल गोल चक्कर करने लगती है। और नदी सिर्फ पानी लेके नहीं आ रही है, अपने साथ मिट्टी और बालू भी लेके आ रही है। तो जब नदी का पानी ऐसे से घूमेगी तो ड्रिल कर देगी उसको, एकदम पूरा सिलेंडर की तरह अंदर पानी को। और जब उस भंवर में आप जाते हैं ना, तो आपका पैर चला जाता है उस सिलेंडर के अंदर, और जैसे ही पैर जाता है ऊपर से बालू उलू गिर जाता है आपके पैर पर, और फिर पैर निकाल नहीं पाते। तो क्या बोलता है? मुआ बैठा लिया अंदर, है ना। उसकी पत्नी वहीं न डूब के मरी थी, वही बैठल रहती है अंदर। हाँ, कोई पत्नी उतनी नहीं मरी थी भाई, एक्चुअली वो अंदर में चला गया पैर उसी सिलेंडर में। तो यहाँ पर पॉट होल ही होता है। नदी अपने मार्ग में जहाँ तहाँ टर्न होता है, वहाँ पर क्या करती है? कई जगहों पर, ये वाला मत बनाइएगा, ये वाला बना लीजिए। जहाँ तहाँ क्या कर देती है? नदी अपने रास्ते में इस तरह के होल बना देती है। इसी को बोलते हैं ओनमन कुंड या पॉट होल। क्लियर है? समझ में आया? तो सिर्फ हुआ बाल्यावस्था, अभी बचा है यूथ और बूढ़ा बुजुर्गावस्था। तो इसको हम करेंगे कल। कैसा लगा आज की क्लास? मजा आया? चलिए, हम चाहते हैं कि आप खेल खेल में पढ़े, आपको लगे ही नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं। आप बोले यार ये तो बस ठीक है, अच्छा है, अपना घर का बात बता रहे हैं सर। पढ़िए, कभी भी कोई दिक्कत हो, मैं तो कहता हूँ कि साइंस में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो दिक्कत नहीं है। आप जो है सो आर्ट्स के किसी भी पेपर में कोई भी सवाल हमसे आगे पूछ सकते हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। बाकी अपना पढ़ते रहिए और खूब पढ़िए, सिलेक्शन होना चाहिए, है ना।